अच्छा, the knowledge of the relation of ideas to each other, the attainment of knowledge is the chief problem of philosophy, two step process to know each idea separately. ठीक है, हर आइडिया को आप जो है ना वो डिफरेंट तरीके से देखें, to know each idea in relation with each other, फिर उसका रिलेशन देखें, क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग. क्लासिफिकेशन क्या चीज है? अरेंजिंग लोअर आइडियाज अंडर हायर आइडियाज, रेड वाइट ब्लू कम्स अंडर कलर. और डिवीजन क्या चीज है? कलर इंक्लूड रेड वाइट. अच्छा, बेसिकली वो क्या करता था, उसकी ना ये डायलेक्टिक का जो एक तरीका था उसमें वो दो चीजें करता था, चीजों के क्लासिफिकेशन और चीजों की डिवीजन. ये दो चीजें. क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है कि ये जो लोअर आइडियाज है ना, लोअर बेस आइडियाज, मतलब मिसाल के तौर पर जिस तरह उसने एग्जांपल दी हुई है रेड वाइट ब्लू, रेड वाइट ब्लू चीज जो है ना उसको एक कैटेगरी के अंदर लाता था कि ये कलर्स हैं. और डिवीजन का क्या मतलब है? कलर को दोबारा सेपरेट कर देता था. ये डिवीजन कहलाती है. ठीक है, और उसका ही बेसिकली मानना था कि जो सुप्रीम आइडिया है ना वो गुड है, द परफेक्शन ऑफ ऑल आइडियाज. ठीक है, इसी वजह से ना वो परमनाइड्स का जो एसेंस वाली जो प्योर थॉट वाली थ्योरी है, जिसको उसने कहा था कि हर एसेंस का एक बेसिक एसेंस होता है, एसेंसेस का एक बेसिक एसेंस होता है, जिसको उसने नाम दिया था गुड का. प्लेटो ने नाम दिया था गुड का. वो बेसिकली सोक्रेटिस की ही वजह से दिया था. ठीक है, डायलेक्टिक समझ आ गया? जी. ओके. अच्छा, ideas and perceptibles, there had to be a limited number of form essences beyond the material world. Plato called these a kind of realities ideas and claimed that the perceptibles were something in addition to them and were spoken in terms of them, what they said by virtue of participation, but many shared their names with the forms. वही बात हो गई कि जो material world है ना, ठीक है, वो limited number of essences से मिलके बनी हुई होती है. ठीक है, और जो काइंड ऑफ रियलिटीज जो है ना उसको उसने आइडियाज का नाम दिया था. और परसेप्टिबल्स क्या होते हैं? परसेप्टिबल समथिंग इन एडिशन टू देम. और उसमें जो है ना वो अगर हम कोई चीज ऐड करते हैं, कैसे देखें ना, अगर आप प्योर थॉट से कोई चीज मटेरियल वर्ल्ड में ले रहे हैं, ठीक है, सादी एग्जांपल, एक आइडियल चीज होती है, एक रियलिटी बेस्ड चीज होती है. आइडियल चीज जो है ना, जब वो उसकी थ्योरीज या उसके कॉन्सेप्ट अप्लाई किए जाते हैं रियलिटी बेस्ड चीजों में, तो दूसरी और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको टैकल करना पड़ता है. उनको हम उसको नाम दिया प्लेटो ने परसेप्टिबल्स का. परसेप्टिबल एक दफा फिर बताना यार. यार आपको कम्युनिज्म का पता है ना? कम्युनिज्म का आइडिया है? जी जी. अच्छा, कम्युनिज्म बेसिकली क्या था? कम्युनिज्म की जो थ्योरी, बेसिक थ्योरी है वगैरह वगैरह, वो भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं उसको, कि एक आइडियल वर्ल्ड है, यूटोपियन वर्ल्ड है. ठीक है, अगर यूटोपियन वर्ल्ड या आइडियल वर्ल्ड उसको हम रियलिटी में या मटेरियल वर्ल्ड में उसकी थ्योरीज को अप्लाई करेंगे तो एज इट इज कभी नहीं हो सकती. उसकी निटी ग्रिटीज चेंज हो जाएंगी, उसका जो एसेंस है वो चेंज हो जाएगा. समझ रहे हैं? जी जी. मतलब जो है ना यूटोपियन वर्ल्ड तो ये है ना कि हर कोई खुश रहे, सबके पास रिसोर्सेज पूरे हो, ये हो वो हो. लेकिन रियलिटी में कभी ऐसा होता है? रियलिटी में तो क्लासेस बन जाती है. रियलिटी में तो है वो गरीब भी होता है, अमीर भी होता है, खुश भी होते हैं, ना खुश भी होते हैं. तो वो ये कहता है, प्लेटो ये कहता है कि आइडियाज या प्योर थॉट्स में जब दूसरी चीजें मिलती है ना, उन दूसरी चीजों को परसेप्टिबल्स कहा जाता है. ठीक है. अच्छा, एक और चीज मैं आपको, अच्छा बहरहाल, तो जब हम स्टेट की बात करते हैं ना, जो कि प्लेटो ने प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स के थ्रू हमें बताई है. ठीक है, हाउ डज द माइंड ग्रास्प द एसेंस फ्रॉम एन एवर चेंजिंग कंक्रीट वर्ल्ड. ठीक है, तो जो चीज चेंज हो रही है तो उसमें हम एसेंस को कैसे पकड़ सकते हैं? हाउ डू वी रिकॉग्नाइज अ हॉर्स where there are so many different type of horses. ठीक है, वही बात हो गई कि अगर हम एक हॉर्स की, घोड़े की बात करते हैं, तो घोड़े दो घोड़े जो एक जैसे नजर आने वाले होते हैं, they cannot
बी आइडेंटिकल, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है। हाउ डज द एवर चेंजिंग मटेरियल वर्ल्ड रिमेन सो लाइक, ठीक है, ये सब चीजें जो है ना वो प्रॉब्लम ऑफ द यूनिवर्सल में प्लेटो ने सॉल्व की हैं। अच्छा अच्छा, जब प्लेटो जो है वो अपनी उस प्रॉब्लम ऑफ द यूनिवर्सल को एक स्टेट के ऊपर लागू करता है, तो बेसिकली लागू करने से पहले ना वो कुछ चीजें बताता है। आपको मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूं। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी। ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि जो ग्रीक सिविलाइजेशन है ना एट द टाइम ऑफ सोक्रेटिस और ये वो या उससे पहले भी, इनमें बेसिकली 3 किस्म की क्लासेस पाई जाती थी, ठीक है। एक क्लास जो है वो स्लेव्स की थी, दूसरी क्लास जो है वो आप उसको कैटेगराइज करो वुमेन में, और तीसरी, अच्छा वुमेन प्लस आप इसमें लिख दो, या चले इसको हम ना वो कर देते हैं नॉन ग्रीक्स, ठीक है, ग्रीक्स एक्सक्लूडिंग वुमेन। ओके, ये बात समझ आ गई? ये चीज समझ आ गई? 3 किस्म की क्लासेस पाई जाती हैं ग्रीक के अंदर, ग्रीक स्लेव्स भी सिविलाइजेशन तो के अंदर। नॉन ग्रीक्स में आ जाएंगे ना? नहीं, नॉन ग्रीक देखें, स्लेव जो है ना, स्लेव की लाइफ अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन को देखते हो ना, तो ग्रीक्स क्या करते थे, ग्रीक्स ये जो अपने लिए कमाना होता है ना, अपनी चीजों के लिए अपने लिए कमाना, ये वो, ये चीजें नहीं करते थे, ये चीज उनके स्लेव्स करते थे, ठीक है, रोटी पूरी करना ये वो, ठीक है। उनके जो मास्टर्स है ना, एथेंस के अंदर हर बंदे पे लाजमी था कि वो, हर ग्रीक बंदे पे, ठीक है, लाजमी था कि वो स्टेट के मामले में डिस्कशन लाजमी करेगा, स्टेट के मामले में मदाखलत लाजमी करेगा, ठीक है, स्टेट की फिलॉसफी बयान करेगा लाजमी। और ये घर के ग्रीक्स उनके में था जो कि एथेंस में था? एथेंस के अंदर जो ओके। ग्रीक्स थे उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उनमें जो स्लेव्स थे उनका क्या काम क्या था कि वो घर का जो खर्चा वगैरह है और जो उसकी जरूरियात हैं वो चीजें पूरी करता था। नॉन ग्रीक से क्या मुराद है? नॉन ग्रीक से ये मुराद है कि जो स्लेव्स भी नहीं थे, जो ग्रीक्स भी नहीं थे, जो स्लेव्स भी नहीं थे और जो ग्रीक्स भी नहीं थे, उनको कहा जाता है नॉन ग्रीक्स। ये दूसरी जगहों से आगे शिफ्ट हो गए, माइग्रेट हो गए, या वैसे ही टूरिस्ट समझ लें, या जो भी। अच्छा, तीसरे नंबर पे आते हैं ग्रीक्स एक्सक्लूडिंग वुमेन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो औरतें हैं ना, मतलब प्लेटो से पहले जो है ना वो ग्रीक्स दे वर नॉट फेमिनिस्ट, ठीक है, वो औरतों को जो है ना स्टेट के मामले में मदाखलत नहीं करने देते थे, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो है ना, आप ये चीज समझ लें। अच्छा, फिर प्लेटो जब अपनी बात करता है ना, एहसन प्लेटो, भाई, जी जी, एहसन भाई, ये तीसरे वाला जरा एक बार दोबारा बता दें। तीसरे वाला है ग्रीक एक्सक्लूडिंग वुमेन। इसका मतलब है जी कि जी स्टेट के मामलात में ना हमेशा जो ग्रीक मर्द जी। हैं, ठीक है, वो हिस्सा लेते थे, औरतों को इजाजत नहीं थी, ठीक है, ओके। समझ रहे हैं जी ना? जी अच्छा, जी जी जी। प्लेटो ने क्या किया? अच्छा, प्लेटो भी ना थोड़ा सा इस मामले में ये था कि वो भी एज सच कोई वो नहीं था कि वो स्लेव्स को वो करे, कि स्लेव्स को मुदाखलत करनी चाहिए। वो जस्ट ग्रीक्स की बातें करते थे जो मुदाखलत कर रहे थे स्टेट के अंदर, ठीक है, जिनका एक रोल था, एक पार्ट था स्टेट के अंदर, कि स्टेट कैसी होनी चाहिए, ये वो। अच्छा, प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो ने ना इंसान के 3 एस्पेक्ट बयान किए। कैसे? हम्म
मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वुमेन के हवाले से ये जो है ये बाद में आपको दिखाता हूँ। अगर वो स्लाइड जो है ना वो पिक्चर मैंने लिखी नहीं है, चलें आप इससे देख लें, ये बेहतर है। अच्छा, प्लेटो की एक और मैं आपको बात बता दूं कि प्लेटो की जो एकेडमी थी ना उसमें वुमेन्स की भी कंट्रीब्यूशन थी, स्लेव्स की नहीं थी, वुमेन की लाजमी थी। और उसकी एकेडमी के लिए ना उसने जो तरीकाकार बनाया हुआ था वो ये था कि उसकी एकेडमी में जो एकेडमिक्स कहलाती थी उसमें 35 साल तक पढ़ाया जाता था। अब कैसे उसने डिवीजन कैसे की, ये एक चीज समझें आप। उसने डिवीजन ये की है, उसने एक ट्रायंगुलर डिवीजन ऐसे समझ ले की है कि इंसान के अंदर ना 3 बेसिक चीजें पाई जाती हैं। एक चीज होती है, हमारे साथ कौन कौन है वो नहीं है, क्या नाम है, चला गया। अच्छा, एक चीज होती है, मैं यहाँ से शुरू करूँ तो बेहतर है, उसको कहते हैं एपिटाइट, ठीक है। दूसरी चीज होती है सेंसेशंस। तीसरी चीज उसने रखी ना वो थी रीजनिंग। प्लेटो ये कहता है कि हर बंदे के अंदर ना ये 3 चीजें मौजूद होती हैं, रीजनिंग, एपेटाइट, सेंसेशन। रीजनिंग क्या होती है कि जो बंदा अपने हेड से सोचता है, ठीक है ना, ही वॉज मोर रीजनेबल, वो रीजनिंग या लॉजिक के थ्रू ज्यादा सोचेगा, जो कि अपने हेड से सोचेगा। सेंसेशंस जो है ना उसने कहा ये इंसान की चेस्ट का पार्ट है। और जो एपेटाइट है उसने कहा कि ये एब्डोमेन का पार्ट है, ठीक है। ये 3 चीजें हर इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। अब उसने कहा कि किसी के अंदर ये जो एपेटाइट है वो प्रीडोमिनेंट होती है, किसी के अंदर सेंसेशन प्रीडोमिनेंट होते हैं और किसी के अंदर रीजनिंग प्रीडोमिनेंट होती है। और सबसे ज्यादातर लोगों के अंदर जो एपेटाइट का, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, एपेटाइट का जो एक फैक्टर है वो ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, उससे फिर कम लोगों का सेंसेशन का होता है और उससे कम का रीजनिंग का होता है। अब प्लेटो ने अपनी एकेडमी में जो 35 साल का एक ट्रेनिंग, एक कोर्स रखा था जिसमें वो मैथमेटिक्स, फिलॉसफी और एस्ट्रोनॉमी और डिफरेंट चीजें पढ़ाते थे, उसमें फिजिकल जो फिटनेस है उसको पे भी बड़ी तवज्जो दी जाती थी, बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। तो उसने क्या किया, उसमें उस 35 सालों में ना उसने उसकी डिवीजन की हुई थी कि 20 साल जो है ना एक प्राइमरी एजुकेशन है जो कि हर एथेनियन के लिए जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो 15 साल है, ठीक है, ये हायर एजुकेशन के उसने रखे। उन 15 सालों में जो 10 साल है, ठीक है, हर स्टूडेंट को 10 साल के लिए मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती थी, ठीक है। और 5 साल जो है ना वो दूसरी चीजें वो स्टडी करते थे। अब डेफिनेटली उसकी एकेडमी का जो सिस्टम था, स्ट्रक्चर था, वो आप डिफरेंट बुक्स में पढ़ सकते हो। उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें ना तो इन 35 साल में अब हर कोई तो नहीं निकल सकता, जो निकलता था, जो फारिगुल तहसील था ऐसे समझे, तो डेफिनेटली उसमें जो रीजनिंग वाला ये जो पोर्शन है वो क्या होगा, प्रीडोमिनेंट होगा, प्रीडोमिनेंट होगा। बिल्कुल। जब रीजनिंग वाला पोर्शन उस पर डोमिनेंट होगा ना तो प्लेटो कहते हैं कि जिस बंदे में रीजनिंग वाला पोर्शन डोमिनेंट है उस बंदे को स्टेट के अंदर मुदाखलत करने की इजाजत होनी चाहिए, ठीक है। ये बात समझ लग गई। जिस बंदे में सेंसेशंस, क्योंकि सेंसेशंस जो है ना इसको अगर अब मैं एक दूसरे लफ्जों में कहूँ, करेजस, या दूसरे लफ्जों में, अच्छा करेजस, ज्यादा बहादुर, जुर्रत वाला, क्योंकि ये हमेशा इमोशंस और सेंसेशन के थ्रू ही हो सकता है। ऐसे ही है स्पोर्ट्समैन जिस तरह होते हैं, हाँ जी, स्पोर्ट्समैन जिस तरह होते हैं, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको एज एन ऑक्सिलरीज काम करना चाहिए। ऑक्सिलरीज का क्या मतलब है, ऑक्सिलरीज का ये मतलब है कि इनको आर्म फोर्सेस होना चाहिए।
अब बात समझ लग गई? क्या क्या आना चाहिए? इनको फोर्सेस में होना चाहिए। सेंसेशन वाले जी, बंदे को आर्म फोर्स में होना चाहिए। हाँ जी, इनको क्या होना चाहिए, जो आर्म फोर्सेस में या जो है वो फौजी और ये चीजें होना चाहिए। और जिस बंदे में एपेटाइट का पहलू ज्यादा जो है वो प्रीडोमिनेंट है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, या दूसरे लफ्जों में जो है ना वो जो जरूरियात जिंदगी होती है वो दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी पूरी करनी चाहिए। समझ रहे हैं? क्योंकि रीजनिंग वाले बंदों का काम क्या होगा, वो स्टेट को संभालेंगे, स्टेट के मामलात को संभालेंगे। जो सेंसेशंस या करेजस होंगे वो ऑक्सिलरीज के तौर पे काम करेंगे, और जिनमें एपेटाइट जो है वो ज्यादा प्रीडोमिनेंट होगा तो वो जरूरियात जिंदगी पूरी करेंगे। ठीक है, ये बात समझ लगी ना? अब इस चीज में ना, इस चीज में आप डेमोक्रेसी को देखो। प्लेटो और सोक्रेटिस डेमोक्रेसी के इस वजह से खिलाफ थे, तो वो ये कहते थे कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर ज्यादातर किस टाइप के लोगों की तादाद होती है? एपेटाइट वाले। जब एपेटाइट वाले बंदों की तादाद ज्यादा है तो अपना रूलर चुनने में क्या वो सही फैसला कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। स्टेट के मामलात हमेशा जो है वो रीजनिंग वाले बंदे के हाथ में हो, लॉजिकल बंदे के, वाइज बंदे के हाथ में हो। ठीक है, इसी चीज को वो बयान करता है अपनी रिपब्लिक के अंदर। उसकी जो यानी कि उसने ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर किया स्टेट को पूरी। हाँ जी, पूरी स्टेट को ह्यूमन बॉडी के साथ उसने एक रिजेम्बलेंस दी है। ठीक है, रिपब्लिक के अंदर वो क्या कहता है, रिपब्लिक वो उसने तो वेन्स की दी थी ना एग्जांपल। वेन्स कौन सी होती है जी? वेन्स की दी, यानी कि जैसे ब्लड रन करता है तो जो लेबर वर्क है वो ब्लड हो। हाँ जी जी, वो एक और क्लास आ जाती है स्लेव्स की बात। लेकिन हम जस्ट ग्रीक्स की बात कर रहे हैं हम। मैंने आपको पहले कहा ना कि हम फिलहाल उन बंदों की बात करेंगे जो स्टेट में मुदाखलत कर रहे थे। ठीक है ना? अब स्लेव्स बेचारे जो थे, डेफिनेटली आपको बेहतर पता है स्लेव्स जो है ना वो उनमें कौन सा फैक्टर डोमिनेंट होगा। स्लेव्स तो वैसे भूखे मर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो पहले तो एपेटाइट अपना पूरा करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, जहां तक रिपब्लिक की बात है, तो जो रिपब्लिक है वो उसकी सबसे पहली बुक है। ठीक है, जो उसने बड़ी एक अपनी यंग एज में लिखी थी, 35-40 साल, 35-40 साल का था आई गेस, या एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बहरहाल उसने जो है ना वो अपनी बड़ी यंग एज में लिखी थी। उसमें उसने जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया, उसमें उसने एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया, उसमें जो है ना उसने डिफरेंट जो स्टेट के मामलात होते हैं या एक स्टेट कैसी होनी चाहिए उसका कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है ना? और ये जो रिपब्लिक है ना, ये पूरी की पूरी जो है ये प्योर थॉट्स पे मबनी है। प्योर थॉट्स, या दूसरे लफ्जों में यूटोपियन है। यूटोपियन का क्या मतलब? आइडियल वर्ल्ड है। अच्छा, अब ये जो प्लेटो की एकेडमस से 35 साल के बाद फारिगुल तहसील लोग हो रहे हैं, उसको उसने नाम दिया किसका? एक नाम होता है ना, जिस तरह रावियन, एक्स रावियन, गार्डियन का नाम दिया। क्या नाम दिया? गार्डियन का। गार्डियन के लिए ना वो कुछ चीजें सजेस्ट करता है फिर। अच्छा, फिर ये क्लासेस को देख लें जो मैंने आपको बताई है। रिपब्लिक इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस corresponding to the element of the body, soul and virtue. ठीक है? अच्छा, गार्डियंस क्या होते हैं? रूलिंग इंटेलिजेंसिया drawn from most capable of reasoning at a highly abstract level, trained for 35 years, must live without marriage or property based on the Spartan model. वो कहता है कि ये जो गार्डियन होंगे ना, ठीक है, ये स्टेट चुनके चलाएंगे, इनमें रीजनिंग प्रीडोमिनेंट होगी, ये रूलिंग इंटेलिजेंसिया होंगे। ठीक है, ये हमेशा शादी के बगैर रहेंगे, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इनको विड्रॉ करनी पड़ेगी। अब
जब सबके लिए एक रूल मुकर्रर कर दिया गया है, जब सबके लिए एक रूल मुकर्रर कर दिया गया है उन गार्डियंस के लिए जिन्होंने स्टेट को संभालना है, एक ऐसी कम्युनिटी जिनमें सब कुछ सेम है, जिनमें क्या है, सब कुछ सेम है ना, उनके पास प्रॉपर्टी है कि वो प्रॉपर्टी की जो है वो लालच में स्टेट को चलाएं, ना उन पे एपिटाइट का या दूसरी चीजों का जो है वो फैक्टर डोमिनेंट है कि वो दूसरी चीजों की वजह से स्टेट में को गड़बड़ करें, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग वाइज डिप्लोमेसी के थ्रू वो स्टेट को चलाएंगे। ठीक है, तो गार्डियंस के लिए ना उसने कम्युनिज्म का एक कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस करवाया। ठीक है, गार्डियंस के लिए। अच्छा, जो मार्क्स का कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है, एहसन भाई आवाज नहीं सही आ रही। अब सही आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। अच्छा, तो इसके लिए ना गार्डियंस के लिए उसने कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, प्लेटो के कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म और मार्क्स का कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म, आप इसको थोड़ा सा डिफरेंस देखते जाएं। उनमें फर्क ये है कि जो मार्क्स है ना, उसका कम्युनिज्म इकोनॉमिक बेस्ड है। ठीक है, और इसका जो कम्युनिज्म है ना, ये टोटली उससे डिफरेंट है। ठीक है, वो देखो आप, ट्रेनिंग मॉडल अलोंग स्पार्टन लाइंस, लिव इन सेपरेट कैंप, अलग कैंप में रहेंगे, ईट एट कॉमन मैसेज, ट्रेन फिजिकली भी ट्रेन होंगे, एक ही जगह पे जो है वो उनके मैसेज होंगे, कुड नॉट हैव फैमिलीज और प्राइवेट प्रॉपर्टी, ना उनकी फैमिली हो सकती है ना उनकी प्रॉपर्टी हो सकती है, कम्युनिटी ऑफ वाइव्स एंड चिल्ड्रंस। और अच्छा, ये उस वक्त है जब उनकी ट्रेनिंग है, जब उनकी मतलब वो नहीं हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, जब ट्रेनिंग के बाद उनकी शादी हो सकती है। अच्छा, कम्युनिटी ऑफ वाइव्स एंड चिल्ड्रंस। ठीक है, कम्युनिटी ऑफ वाइव्स एंड चिल्ड्रंस का क्या मतलब है कि उनके जो बच्चे होते हैं ना, गार्डियंस के बच्चे, उनकी जो परवरिश है ना, वो गार्डियंस के अलावा जितनी भी कम्युनिटी है ना उनके जिम्मे। ठीक है, और वुमेन के बारे में वो कहते हैं, जो वुमेन गार्डियंस थी, कुड रीजन हेंस शुड बी गार्डियंस, कि वुमेन जो है वो भी रीजनेबल होती हैं, इसलिए वो भी गार्डियंस बन सकती हैं। ठीक है, सो प्लेटो वाज द some sort of feministic, he was a feminist. अच्छा, हार्मोनियस रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट ये है कि जब उसने रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट दिया है ना कि यार ये 3 चीजें हैं, आप इसको स्टेट पे अप्लाई करो, जो रीजनिंग वाले हैं वो अपर क्लास के होंगे, उससे नीचे सेंसेशन वाले होंगे, उससे नीचे जो है वो क्या होगा, लोअर क्लास के एपेटाइट वाले होंगे। ठीक है, ये 3 चीजें अगर एक सोसाइटी में पाई जाती है ना, उसको उसने नाम दिया हार्मोनियस रिपब्लिक का। ठीक है, एहसन भाई कौन सी 3 चीजें? वही रीजनिंग, सेंसेशन या करेजस और एपेटाइट। जी 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 जी। ठीक है ना, ये 3 चीजें। अच्छा, मैं 1 मिनट सब्र करें, मैं आपको ना अब मैं एक पिक्चर ले लूं। ये माइक बंद कर ले। पिक्चर इधर उधर डिस्प्लेस हो गई है। अच्छा, डिस्प्लेस हो गई है। अच्छा, बहरहाल कहाँ पर थे हम? जी, तीनों पार्ट हो तो आइडिया। हार्मोनियस रिपब्लिक। हार्मोनियस रिपब्लिक, हार्मोनियस रिपब्लिक क्या होती है? हार्मोनियस रिपब्लिक ये होती है कि जब ये 3 चीजें जो इंसान में पाई जाती हैं, ठीक है, उसको जब स्टेट पे अप्लाई करते हैं, और ये वैसे ही एक आइडियली तौर पे अगर ऐसा हो जाए तो वो रिपब्लिक हार्मोनियस रिपब्लिक होगी। ठीक है, एक हार्मनी होगी स्टेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे तीसरा पोस्टुलेट देखें ना, स्टेट वाज अ बिगर वर्जन ऑफ इंडिविजुअल। वो कहता है कि इंडिविजुअल जो है ना, इंडिविजुअल की जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बॉडी की, सेम आप स्टेट में भी देख सकते हो, वगैरह वगैरह। अच्छा, बहरहाल
ये रिपब्लिक की बात हो गई। अच्छा रिपब्लिक जो है ना वो मैंने आपको पहले बताया कि जब उसने परमेनाइडस और हेराक्लिटस की प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल को सॉल्व किया है ना, सेम चीज जो है ना उसी से ही रिपब्लिक का उसने कॉन्सेप्ट निकाला। रिपब्लिक के बाद उसकी बुक आती है स्टेट्समैन, और साथ में एक और जिसको लॉस कहा जाता है। स्टेट्समैन और लॉ के अंदर फिर दोबारा वो खुद ये मानता है, ठीक है, हेराक्लिटस की एक जो कॉन्सेप्ट है ना उसको लेके आता है कि यार ये चीजें मटेरियल वर्ल्ड के अंदर नहीं हो सकती। इट मींस कि हार्मोनियस रिपब्लिक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर वो जो है ना, कौन, ये अरिस्टोटल कहता है? नहीं नहीं, ये प्लेटो ने खुद कहा है स्टेट्समैन के अंदर। स्टेट्समैन और लॉ जो उसकी उसका वर्क है, लिटरली वर्क है, उसके अंदर कहा उसने, ठीक है। ये जो अच्छा। चीजें हैं ये आइडली तौर पे नहीं पाई जा सकती, ठीक है जी। भाई आप क्या समझते हैं कि प्लॉटो को तैयार करने के लिए जो इसका जो राइटिंग्स है वो सारी पढ़ना लाजमी है? यार राइटिंग्स के बारे में पढ़ लो, राइटिंग्स को ना पढ़ो, राइटिंग्स क्यों पढ़ते हो। अच्छा एक मिनट मुझे जस्ट, इनके उनके ऊपर जो रिएक्शन वगैरह लोगों के वो पढ़ सकते हैं। यार मुझे 2 मिनट दो क्योंकि टाइम रह गया थोड़ा, मैं एक चीज लिख रहा हूँ। अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। अच्छा ये जल्दी जल्दी कोई फर्क मुझे बता दें इन सब में। मोनार्की जो एक बंदे का रूल हो, ठीक है, तो अरिस्टोक्रेसी जो ग्रुप ऑफ पीपल हो, ठीक है, और डेमोक्रेसी आपने जो जैसे पहले इसका बताया यानी कि लोगों को चुना जाए लोगों की राय के साथ। मेजॉरिटी जो है वो जब चुनते हैं अपनी हाँ किसी उसको। अच्छा डेमोक्रेसी क्या होता है, ये नहीं पता। सोचो क्या हो सकती है डेमोक्रेसी। ये भी आप बताएंगे। अच्छा डेमोक्रेसी जो होती है ना, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जिसमें जो है जस्ट अ सेकेंड, जब किसी बंदे के पास कुछ खास प्रॉपर्टी होती है ना, ठीक है, तो वही बंदा रूल कर सकता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा रहने में टाइम शॉर्ट रह गया, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जब उसने प्लेटो ने अपनी लॉस प्रेजेंट किए ना, ठीक है, प्लेटो डेमोक्रेसी को जो है ना वो एक तो सही नहीं समझता था, लेकिन वो ये साथ में उसने स्टेट्समैन और लॉ के अंदर मेंशन किया है कि आप जो है ना चूंकि रिपब्लिक को पूरी तरह उस तरह आइडली तौर पे किसी कम्युनिटी पे किसी स्टेट पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप डेमोक्रेसी को ला सकते हो। फिर उसने डेमोक्रेसी के साथ में कुछ शराइत भी बयान की है साथ में कि ये होना चाहिए, और उसने डेमोक्रेसी को जो है वो अरिस्टोक्रेसी के साथ कंबाइन करके ना एक बड़ा एक हाइब्रिड सा एक स्ट्रक्चर बनाया स्टेट का, जिसमें जो डोमिनेंसी है वो अरिस्टोक्रेसी की ही है, ठीक है। ये बात समझ आ गई जी। ये दोनों का मिक्सचर उसने जो है वो पेश किया। फिर उसने क्या किया, वो ये कहता था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है या लॉ होता है, ठीक है, वो उसको बड़ा एक लो स्टीम पे रखता था। लेकिन उसने ये कहा कि अगर ये किसी शख्स को कोई ऐसा शख्स जो कि इक़्तिदार पे आ जाता है, जिसको जो इतना रीजनेबल नहीं है, इतना वाइज नहीं है, ये जो लॉ है ना ये लोगों को प्रोटेक्ट करेगा उसके एक किस्म के ना स्टुपिडिटी से। ये बात समझ आ रही है कि जो लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर गलती से सपोजिटली कुछ ऐसा स्टेट्समैन आ जाता है जो कि जिस पे रीजनिंग जो है इतनी हावी नहीं है, ठीक है, एपेटाइट या दूसरी चीजें हावी हैं, ठीक है, अगर वो अपनी स्टूपिडिटी रोकने के लिए ना ये लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन अपना एक रोल प्ले करेगा,
वो इस सेंस में तो उसको अच्छा समझता है। लेकिन अगर आइडियल स्टेट की बात की जाए तो वो कहता है कि ये मतलब बड़ा एक लो स्टीम पे इसको रखता है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को। ठीक है, अच्छा यार ये माइक ऑफ कर दो, किसका ऑन है, बहुत शोर आ रहा है। अच्छा, फिर उसने क्या किया, उसने एक लिस्ट पेश की, यही वाली मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का मैंने खुद इजाफा किया, उसने इसका अलग जिक्र किया हुआ है। उसने जो लॉफुल एक एट्रीब्यूट है ना लॉ का, वो अप्लाई किया, और अनलॉफुल का जो एट्रीब्यूट है वो अप्लाई किया, कि इन दोनों चीज़ों को अप्लाई करने से ना क्या चीज़ बेस्ट होगी। तो उसने जो है ना वो ये रिजल्ट निकाला कि मोनार्की चूंकि रूल बाय वन पर्सन, और अगर ऐसा शख्स हो जो कि लॉ के अंडर हो, रीजनेबल भी हो, तो मोनार्की सबसे बेस्ट होगी। और वही बंदा अनलॉफुल हो, लॉ को फॉलो ना करे, तो सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी मोनार्की ही होगी। एरिस्टोक्रेसी को उसने दूसरे नंबर पे रखा सेम कॉन्सेप्ट के साथ। फिर डेमोक्रेसी को रखा, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट के साथ। डेमोक्रेसी अगर अनलॉफुल हो, ठीक है, डेमोक्रेसी पे मिसाल के तौर पे इक़्तिदार में बंदे आ जाएं लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना करें, स्टिल वो एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की से ज्यादा बेहतर होगी। डेमोक्रेसी चूंकि होती है कि किसी शख्स के पास ना मतलब कुछ प्रॉपर्टी होती है और वो जो है वो इक़्तिदार पे आ जाता है। प्लेटो ये कहता है कि अगर आइडियल स्टेट में रियलिटी में अगर ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक रीजनेबल बंदा जो है वो अपना जो है उस पे इक़्तिदार पे ले आए, स्टेट्समैन उसको बना दे, तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि एक ऐसा शख्स हो जिसके पास प्रॉपर्टी हो। उसकी क्या वजह होगी कि अगर उसने वो प्रॉपर्टी बनाई है ना, तो ही इज वाइज इनफ कि वो अपनी हुकूमत और अपनी स्टेट को जो है ना उसकी वेलफेयर को कैसे इंश्योर करेगा। ये बात समझ आई कि अगर किसी शख्स के पास प्रॉपर्टी है, सपोजिटली हम एग्जांपल के तौर पे मलिक रियाज को ले लेते हैं, मलिक रियाज ने अगर इतनी प्रॉपर्टी बनाई है तो कुछ ना कुछ चलाकियां वलाकियां और कुछ एक चीजें की होंगी ना। तो वो कहते हैं कि अगर आप स्टेट को चलाने के लिए एक रीजनेबल बंदा नहीं ला सकते ना, तो आप ऐसा शख्स लाओ जिसके पास प्रॉपर्टी काफी ज्यादा हो। एंड सो the remaining time is less than 1 minute, so I think we should wind up now. इंशाल्लाह इस सेशन को ना आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।